हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं दी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड नंबर 4 के बारे में, जिसमें इस बार नए कैप्टन अमेरिका या फिर कहूं यूएस एजेंट का असली रूप निकल कर आ गया और साथ ही साथ जीमो के शातिर दिमाग और डोरा मिलाजे की जबरदस्त फाइट भी हमें इस एपिसोड में देखने मिली। और हर बार की तरह इस बार भी इस एपिसोड में पावर ब्रोकर का नाम ही लिया गया है, कैरेक्टर को अब तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। यानी अगर देखा जाए तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के सिर्फ 2 ही एपिसोड बचे हुए हैं और अब उन दोनों एपिसोड में कुछ कमाल होगा। उसकी कुछ कंफर्मेशन निकल कर आई है, जिस पर बात करने से भी डर लगता है, क्योंकि उसके पहले पॉल बेटनी ने वांडा विजन के शो में जिस तरीके का फैंस का काटा था ल्यूक स्काईवॉकर के लेवल के कैमियो को लेकर, वैसी ही बात यहाँ पर भी इस सीरीज के क्रिएटर की तरफ से की गई है। यानी कि इसके 5th एपिसोड में हमें एक काफी मेजर कैमियो देखने मिलने वाला है। बट वो कैमियो किसका होगा उस पर तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, वरना उम्मीदों को टूटने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता, खास करके एमसीयू की तरफ से। लेकिन अब जबकि कंफर्मेशन निकल कर आई है तो मेरा काम बनता है कि मैं आपको उसकी भी डिटेल दूं और साथ ही साथ मैसेज उन बेवकूफों के लिए जो लोग कैरेक्टर और एक्टर में बिल्कुल भी फर्क नहीं समझते और खुद को मार्वल या फिर डीसी का सबसे बड़ा फैन कहते हैं। उनमें से कुछ गधों ने या फिर कहूँ काफी संख्या में वैसे गधे लोगों ने वाइट रसल यानी कि एमसीयू के यूनिवर्स के जॉन वॉकर के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे एक्टर को जान से मारने की धमकी दी है कि उन लोगों को वाइट रसल से बहुत ही ज्यादा जलन है। रीजन है उनका एमसीयू में नया कैप्टन अमेरिका बनने का। वेल, ये डिसीजन उनका नहीं बल्कि स्क्रिप्ट की डिमांड से निकल कर आता है कि स्टोरी को लोगों के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए और वाइट रसल उसी में अपनी भूमिका निभाकर फैंस को सिर्फ सर्व कर रहे हैं, वो भी अपनी काफी टैलेंटेड एक्टिंग के साथ। ऐसे में अगर उन्हें जान से धमकी देने की बात एमसीयू फैंस करेंगे तो मैं उन गधों को फैंस तो बिल्कुल भी नहीं मानता। बाकी आपकी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इस टॉपिक से हटकर सीधे आते हैं इसके एपिसोड 4 की ब्रेकडाउन पर, जिसमें ज्यादा ब्रेकडाउन करने जैसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कंटिन्यूएशन के हिसाब से तो स्टोरी बताना बनता ही है। इट मीन्स कि ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है और इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इस 4th एपिसोड की शुरुआत होती है वकांडा से, जहां हम व्हाइट वुल्फ यानी कि बकी को ठीक होता हुआ देखते हैं और साथ ही साथ इस सीन से ये भी बात कंफर्म कर दी जाती है कि वकांडा में शूरी की गई बकी पर ट्रीटमेंट के बाद बकी के इलाज पर सबसे ज्यादा ध्यान ओई दे रही थी और शायद उसे ही ये जिम्मेदारी दी गई थी। जिसके बाद हम ओई को हाइड्रा के लिखे गए उन्हीं कोड वर्ड को बोलते हुए सुनते हैं, जिससे बकी फिर से विंटर सोल्जर बनकर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल साफ साफ देखते हैं कि उस पर इन कोड्स का अब कोई भी असर नहीं हो रहा, जो चीज बकी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जिससे हमें बकी के कैरेक्टर में और भी काफी ज्यादा डेप्थनेस देखने मिलती है। खास करके उसकी खुशी कि वह अब इन चीजों से मुक्त होकर अपनी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जी सकता है। यानी कि बकी के ये आंसू उसके खुशी के आंसू है। और यही नहीं, हो सकता है कि बकी के साथ वकांडा में और भी काफी कुछ हुआ हो, इसलिए बकी सैम से बात करते वक्त इसके पहले के एपिसोड में वकांडा का ही जिक्र करता है, जहाँ उसे सबसे ज्यादा सुकून मिला था। और उसकी एक झलक अब हमें इसके 4th एपिसोड में दिखा भी दी गई है, वो भी फ्लैशबैक के जरिए, जो टाइमलाइन पूरे 6 साल पहले की है। और इस सीन में हम ये भी देख सकते हैं कि बकी के पास उसका वाइब्रेनियम का हाथ नहीं है, जिसे पूरी तरीके से टेस्ट करने के बाद इन्फिनिटी वॉर फिल्म में खुद किंग तचाला यानी कि ब्लैक पैंथर ने दिया था कि अब बकी पूरी तरीके से रेडी है अपनी आगे की जर्नी के लिए। जिस जर्नी में बकी क्या क्या कर रहा है उसकी डिटेल तो हमने इसके बाकी के पहले के एपिसोड में ऑलरेडी देख ली है। लेकिन अब इस एपिसोड में शुरू होता है बकी का सबसे बड़ा टेस्ट, क्योंकि जीमो को भगाने के बाद अगर बकी से सबसे पहले कोई मिलने के लिए आया है तो वो वही है जो नहीं चाहती कि जीमो ऐसे ही बाहर खुला घूमे, क्योंकि उस पर किंग तचाला की मौत का इल्जाम लगा हुआ है। और यहाँ पर भी वो बकी को यही कहती है कि उनकी इतनी सारी ट्रीटमेंट का सिला बकी उन्हें धोखा देकर दे रहा है। जिसके बाद बकी वहाँ पर ओई को समझाता है कि उन्हें जीमो की जरूरत किसी काफी कीमती मिशन के लिए है और ओई उसे वहाँ पर सिर्फ 8 घंटे की ही मोहलत देती है। उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके बीच में अगर बकी और उसके दोस्त आए तो डोरा मिलाजे के लोग उनसे भी सामना करने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और उसके बाद बकी यहाँ से सीधे सैम और जीमो के पास जाकर उन्हें बता देता है कि उन लोगों के पीछे वकांडा वाले लग चुके हैं, यानी कि उनके पास अब टाइम की काफी ज्यादा कमी है, जिस बात को जीमो काफी ज्यादा हल्के में लेता है। और वहीं पर बकी को न्यूज पर यह अपडेट भी मिलती है अपने मोबाइल में कि कार्ली ने जीआर सप्लाईज के एक बेस को उड़ा दिया है, जिसमें 3 की मौत और 11 घायल हो गए हैं। इसी धमकी के साथ कि वो लोग अपने इस अटैक को जारी रखेंगे। और फिर क्या जीमो अपनी सलाह के साथ फिर से आगे आता है, जिसकी सिंपल सी राय यही है कि कार्ली को ढूंढो और उसे मार दो, जैसे जीमो ने इसके पहले एपिसोड में डॉक्टर नेगल को मार दिया था, ताकि वो ऐसे और सुपर सोल्जर सीरम्स ना बना पाए। और यहाँ पर जीमो उस बात को एक्सप्लेन भी करता है कि सुपर सोल्जर सीरम इंसान को ताकत के साथ साथ एक रूलर भी बनाती है, जो आगे चलकर लोगों पर राज करने के लिए डिक्टेटर की ही तरह हुक्म झाड़ेगा और जो कोई भी उसके
रास्ते में आएगा वो उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जीमो के हिसाब से सुपर सोल्जर्स की हिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। जिसके बाद बकी वहाँ पर खड़े हुए कैप्टन अमेरिका का एग्जाम्पल उसे देता है और बदले में जीमो वो बात कहता है जो फैंस हर बार कह रहे हैं कि स्टीव एक ही था जो कैप्टन अमेरिका था और उसके अलावा कोई नहीं। और जीमो यहाँ पर ये बात भी कहता है कि कार्ली से सामना अगर सैम का होगा तो सैम ये मसला बातचीत से नहीं बल्कि उसे मारकर ही खत्म कर सकता है, क्योंकि दूसरा और कोई ऑप्शन जीमो की नजर में तो बिल्कुल भी नहीं। बट सैम यहाँ पर बातचीत का रास्ता चुनना चाहता है, क्योंकि सैम को लगता है कि कार्ली भटक गई है और उसे सही राह पर लाने का काम उसी का है, जिस काम को उसने कई सालों तक अपने पार्टनर के मर जाने के बाद किया था। और उसके बाद उसकी मुलाकात स्टीव से हुई थी और आज वो अवेंजर्स की टीम का हिस्सा है। और फिर सैम यहाँ पर अपनी टीटी यानी कि आंटी का जिक्र करता है, जिनकी डेथ के बाद उनका फिनरल का मातम काफी लंबा चला था। और यहाँ पर भी डोनिया की डेथ के बाद कार्ली भी कुछ इसी तरीके का लंबा फिनरल चलाएगी और उनसे मिलने भी जरूर आएगी, इसलिए बस उन्हें उसी लोकेशन का पता लगाना है जहाँ पर ये फिनरल को अटेम्प्ट किया जा रहा है। और फिर क्या जीमो अपनी टर्किश चॉकलेट लेकर बकी और सैम के साथ निकल पड़ता है कार्ली को ढूंढने के लिए। और हम देखते हैं कि कार्ली और उसके ग्रुप के लोग किसी अननोन लोकेशन पर बैठकर यही न्यूज चेक कर रहे हैं कि उनके किए गए धमाके की वजह से गवर्नमेंट पर कितना ज्यादा असर पड़ा है, खास करके जीआरसी पर, जिनकी नजर में फ्लैग स्मैशर के ग्रुप वाले अब और भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी संख्या जीआरसी के अकॉर्डिंग अब और भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। रीजन है ऑब्वियसली वही थैनोस का फिंगर स्नैप और हल्क का फिंगर ब्लेड, जिसके कारण से लोगों की यानी कि आम लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। और जो लोग 5 साल पहले एग्जिस्ट करते थे उन्हें जो अपॉर्चुनिटी काफी लोगों के गायब हो जाने के बाद मिली थी वो फिर से उन लोगों से छीन ली गई। और अब सरकार का पूरा फोकस हल्क के किए गए ब्लिप के आए हुए लोगों पर ही सबसे ज्यादा है, बाकी पुराने लोग गवर्नमेंट के हिसाब से भाड़ में जाए। खैर तो अब आ जाते हैं सैम, बकी और जीमो पर, जिनकी तलाश उन्हें कैंप में लेकर आई है, यानी कि फ्लैग स्मैशर का कैंप, जहाँ पर उनकी तलाश डोनिया मेडानी के फिनरल पर है, जिसका रिप्लाई उन्हें वहाँ पर जाने के बाद कोई भी नहीं देता कि असल में वो फिनरल कहाँ पर अटेंड किया जा रहा है। और फिर सैम की एक शख्स से मुलाकात होने के बाद वो शख्स उसे यही कहता है कि जीआरसी के लोग बस लोगों के सामने झूठी अनाउंसमेंट कर उन्हें झूठा दिलासा देते हैं, बट रिजल्ट में उन्हें ना तो खाना और ना ही अच्छा एजुकेशन मिलता है। इसलिए उनका ट्रस्ट अब इस सरकार से पूरी तरीके से उठ गया है और कार्ली जैसे लोगों पर सबसे ज्यादा है। इसलिए वो शख्स सैम पर भी अवेंजर्स होने के बावजूद बिल्कुल भरोसा नहीं करता, क्योंकि ये सरकार उन्हीं अवेंजर्स को गवर्नमेंट के हिसाब से चलाती है। तो सैम के साथ साथ ऐसा ही हाल बकी का भी है, यानी नो रिप्लाई। लेकिन जीमो यहाँ पर बाजी मार लेता है अपनी लाई गई टर्किश चॉकलेट की वजह से, जिसके बाद उनमें से एक बच्ची उसे इन्फॉर्मेशन दे देती है डोनिया के फिनरल का। और जीमो इतना ज्यादा चालाक है कि वो उन बच्चियों को मुंह बंद रखने के लिए भी कहता है कि वो लोग सैम और बकी को इस बारे में कुछ भी ना बताए। यानी कि जीमो के कैरेक्टर को हम जितना ज्यादा फनी उस डांस में देखकर कर रहे थे, जीमो उस डांस के किलर मूव से भी काफी ज्यादा शातिर है, क्योंकि वो कोई कठपुतली बनकर रहना नहीं चाहता। इसलिए उसके भी कुछ बैकअप्स के प्लान हैं, जिस प्लान में वो सैम और बकी को अपने हिसाब से चलाएगा, ताकि काम होने के बाद वो लोग उसे सीधे उठाकर जेल में ना ठूस दे। क्योंकि बाद में इसी बात को लेकर उन लोगों के बीच आर्ग्यू भी होती है, तब जब वो लोग जीमो के घर में बैठकर डिस्कशन कर रहे होते हैं, जहाँ पर सैम का सपोर्ट अब भी कार्ली और उसके जैसे लोगों पर है, यानी कि उनकी मूवमेंट पर, जिसकी राह कार्ली ने गलत चुन ली है, यानी कि बेगुनाह लोगों को मारने की। और बकी वहाँ पर उसे समझाता है कि कार्ली अगर उसके हिसाब से सही है तो जीमो भी बिल्कुल ठीक ही बंदा है, इसलिए सैम को इतनी जल्दी अपने रिजल्ट पर नहीं आना चाहिए, जिस पर सैम काफी श्योर है। और सैम यहाँ पर उन्हें जो सारी की सारी डिटेल्स देता है, वो डिटेल मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है कि कार्ली और उसके जैसे लोगों की ये हालत क्यों और कैसे हुई है। जिसके बाद वही जीमो की सिचुएशन आती है, जहाँ पर जीमो उन्हें हिंट देता है कि फिनरल आज दोपहर में ही है, लेकिन इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन फिलहाल तो जीमो उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं देगा, भले से ही बकी जीमो को धमकी वकांडा वालों की क्यों ना दे। और फिर सैम वहाँ से हटकर शैरन को कॉल करता है और उससे फिर से मदद मांगता है फ्लैग स्मैशर के बेस पर नजर रखने की। जिसके बाद शैरन उनसे बताती है कि उसके पास कुछ सैटेलाइट के एक्सेस है, जिनकी मदद से वो उन लोगों पर नजर रख सकती है। लेकिन बदले में यहाँ पर शैरन कार्ली को यही कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द कार्ली को ढूंढकर सुपर सोल्जर सीरम लेनी होगी, वरना पावर ब्रेकर चीजों को बिगाड़ देगा, खास करके मेट्रोपोर में, क्योंकि डॉक्टर नेगल को मारकर उन लोगों ने एक और सबसे बड़ी गलती की है और इस बार सुपर सोल्जर सीरम उनके हाथों से बिल्कुल भी छूटनी नहीं चाहिए। और फिर आता है अगला सीन कार्ली का, जहाँ कार्ली ने किसी सेमेट्री में अपने काफी खास दोस्त के पास उन सुपर सोल्जर सीरम्स को छुपाया हुआ है, जिनकी गिनती फिलहाल तो हमें वहाँ पर 7 दिखती है, बट पता नहीं उस भागदौड़ की सिचुएशन में सीरम की गिनती बढ़ कैसे गई है। लेकिन जो भी हो, वहाँ पर वो शख्स कार्ली को ये भी बताता है कि वो बचपन में कैप्टन अमेरिका का बहुत ही बड़ा फैन था, क्योंकि उस जमाने में सिर्फ लोग बुरे और अच्छे ही होते थे। लेकिन जब वो शख्स कार्ली से मिला तो उसे पता चला कि एक कैप्टन अमेरिका ऐसा भी होता है जो उनके बीच से निकल कर आता है और उन लोगों की समस्या को अपने हाथ गंदे कर ठीक करता है। यानी कि फ्लैग स्मैशर्स की नजर में कार्ली उनकी कैप्टन अमेरिका है, जो आज के जमाने के हिसाब से अपने लोगों के लिए किसी की भी जान ले सकती है और खुद की जान दे भी सकती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन वॉकर और लेमार फिर से काफी आसानी से
बाकी सैम और जीमो को ढूंढ चुके हैं। क्योंकि सैम और बकी किसी सेलिब्रिटी से कम है नहीं, इसलिए उनकी लोकेशन का पता लगाना जॉन वॉकर के लिए ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए अब वो सभी लोग टीम अप कर कार्ली को पकड़ेंगे और उसे उसकी सही जगह पर डाल देंगे। लेकिन सैम यहाँ पर अब भी अपने उसी शांति के प्लान पर है, यानी कि वो वहाँ पर खाली हाथ जाएगा, कार्ली से बात करेगा और उसे समझाने की कोशिश करेगा, जिसमें सैम काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। और वहाँ पर उन्हें ले जाने का काम वही बच्ची करने वाली है, जिसे जीमो बाद में चॉकलेट के अलावा और पैसे भी देता है। लेकिन उससे पहले जॉन वॉकर उनके प्लान का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि जॉन के हिसाब से चीजों को मार धाड़ कर ही पूरी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर लेमार के कैरेक्टर को काफी अच्छा डेवलप कर दिखाया जाता है, मानो जैसे कि उस कैरेक्टर में भी दिल है और वो नहीं चाहता कि चीजों को लड़ाई झगड़े से ही सॉल्व किया जाए। इसलिए वो यहाँ पर जॉन वॉकर को समझाता है कि अगर बातचीत से मसला हल हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। और फिर जॉन वॉकर को ना चाहते हुए अपने डिसीजन को बदलना पड़ता है, यानी कि शांति के रास्ते पर चलकर बातचीत से मसला सुलझाने का। जिसके बाद वो लोग सीधे स्पिंडल की जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ पर जॉन सैम को सिर्फ 10 मिनट का वक्त देता है और उसके बाद होगा धूम धड़ाका अगर सैम 10 मिनट में कार्ली को कन्विंस नहीं करेगा तो। जिसके बाद सैम अंदर जाता है और जीमो को जॉन वॉकर अरेस्ट कर वहीं पर हथकड़ी लगाकर खड़े कर देता है। और फिर क्या, वो चारों बाहर करते हैं वेट और अंदर जाकर सैम अपने काम को अंजाम देने की कोशिश करता है और कार्ली उसे वहाँ पर देखती भी है। जिसके बाद उन दोनों की मुलाकात होती है और सैम यहाँ पर कार्ली को सीधे राह पर चलने की नसीहत देता है और यही बताता है कि वो जिस रास्ते पर चल रही है वो रास्ता बिल्कुल गलत है। और कार्ली कहीं न कहीं उसकी इस बात से एग्री हो रही होती है, क्योंकि बाहर खड़े जॉन के लिए ये 10 मिनट का पल काफी ज्यादा लंबा होता चला जा रहा है। इसलिए वो अपनी राय बनाता है और सीधे अंदर धूम धड़ाका करने के लिए चला जाता है, जिससे सैम का प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है। और कार्ली वहाँ से सिचुएशन को देखकर या फिर कहूँ जॉन को काफी जबरदस्त धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद उसके पीछे बकी भी लगता है और हमें ये भी दिखाया जाता है कि जीमो ने अपनी हथकड़ियाँ खोल ली है और वो भी वांटेड हो गया है। जिसके बाद हम अगले ही सीन में देखते हैं कि कार्ली बकी से नजर बचाकर तो भाग गई है, लेकिन जीमो से नहीं, जो कार्ली को देखते के साथ में ही उसे गोली मार देता है। और कार्ली जख्मी होकर सीधे टेबल को अपनी शील्ड बनाती है, जिस दौरान सुपर सोल्जर सीरम जमीन पर गिर जाती है। और जीमो वहाँ पर पहुंचकर उनमें से एक सीरम को हाथ में उठाता है और पहले ये कंफर्म करता है कि क्या ये सच में सुपर सोल्जर सीरम है भी या नहीं। और फिर उसके बाद क्या, उसे कंफर्मेशन मिल गई है और जीमो उन सारी की सारी सुपर सोल्जर सीरम्स को अपने पैरों से कुचलकर डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उसी बीच वहाँ पर जॉन वॉकर भी पहुंच जाता है, जो उसे कैप्टन अमेरिका की शील्ड से मारकर बेहोश कर देता है। और उसकी नजर वहाँ पर एक सुपर सोल्जर सीरम पर पड़ती है, जिसे उठाकर वो अपनी जेब में डाल लेता है, यानी कि इस कैरेक्टर का सोल परिवर्तन पक्का है। लेकिन इस दौरान कार्ली अपने दोस्त की मदद से वहाँ से भाग गई है, जहाँ से भागते के साथ में ही कार्ली ने अपने एक और एक प्लान को रेडी कर लिया है, जिस दौरान उन्हें पावर ब्रोकर की धमकी मिलती है कि उसे उसकी सीरम दे दो वरना वो उन सभी को जान से मार देगा। लेकिन कार्ली की जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो फिलहाल तो पावर ब्रेकर नहीं बल्कि न्यू कैप्टन अमेरिका सैम और बकी है। जिसके बाद कार्ली ने डिसाइड किया है कि वो सैम को अलग कर देगी कैप्टन अमेरिका से, ताकि उनकी ताकत अलग हो जाए और उन्हें मौका मिल जाए कैप्टन अमेरिका को मारने का, जिससे गवर्नमेंट के बीच एक और काफी स्ट्रॉन्ग संदेश जाएगा कि फ्लैग स्मैशर की बात सुनो वरना अंजाम गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि कार्ली का सीधा और साफ मकसद यही है कि वो सरकार गिरा दे, ताकि सिचुएशन फिर से पहले जैसी हो जाए, जैसे थैनोस के फिंगर स्नैप के पहले थी। खैर तो हम देखते हैं सैम को शैरन को मैसेज करता हुआ कि वो अपनी नजर जॉन वॉकर और उसके पार्टनर पर रखे और उससे रिपोर्ट करे। और उसके बाद जीमो वहाँ पर सैम को यही पूछता है कि अगर उसे ऑफर सुपर सोल्जर सीरम का दिया जाता तो क्या वो उसे लेता या नहीं, जिसका जवाब सैम वहाँ पर उसे बिल्कुल साफ साफ ना में देता है। जिस बात से जीमो काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसे फिर से यही सलाह देता है कि कार्ली के लिए वो जो सोच रहा है वो सोचना बिल्कुल बंद कर दे, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है। और उसके बाद बकी भी वहाँ पर आता है और सैम से कहता है कि जॉन वॉकर के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं और उससे उन्हें कैप की शील्ड को ले लेना चाहिए, क्योंकि वो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं। लेकिन और कुछ आर्ग्यू हो उससे पहले ही वहाँ पर जॉन वॉकर उसका पार्टनर फिर से आर्ग्यू करने के लिए पहुंच जाता है, यानी कि जीमो को अरेस्ट करने के लिए, जिसे ले जाने के लिए वो सैम और बकी दोनों को मारेगा, वो भी अपनी शील्ड को रखकर। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि वहाँ पर डोरा मिलाजे के लोग आ जाते हैं, जिन्हें जॉन वॉकर और लेमार काफी ज्यादा हल्के में लेते हैं। और यहाँ पर बकी और सैम उसे वार्निंग तक देते हैं कि ये डोरा मिलाजे के लोग हैं, जो देखते ही देखते उन लोगों की हालत बुरी कर देंगे। लेकिन जॉन मानता बिल्कुल भी नहीं और बदले में मिलती है उसे मार, या फिर कहूँ बहुत मार डोरा मिलाजे वालों की तरफ से, जिससे जॉन इतना ज्यादा डर जाता है कि उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। और हाँ, बगल में सैम और बकी दोनों खड़े उन फाइट्स का मजा ले रहे थे। लेकिन तब तक जीमो वहाँ से मौका देखकर भाग जाता है, क्योंकि डोरा मिलाजे वहाँ पर जीमो के लिए आए थे, जिसके दिए गए 8 घंटे पूरे हो गए थे। और जब उनकी फाइट के दौरान वो दोनों लेमार और जॉन वॉकर को मारने ही वाले होते हैं, तब बकी और सैम बीच में कूदकर उनसे थोड़ी बहुत फाइट करते हैं। और हम देखते हैं ओई को, जो अपने हाथ के मुंह से बकी के वाइब्रेनियम के हाथ को उसके शरीर से अलग कर देती है, क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी को काफी अच्छी तरीके से समझती है, जिसे पता है कि व्हाइट वुल्फ पर अपना कंट्रोल कितना ज्यादा और कैसे रखना है। जिस बात से बकी भी काफी ज्यादा हैरान होता है और हाँ, सैम भी। लेकिन वहाँ पर जॉन
वॉकर खुद को काफी कमजोर फील करता है, क्योंकि आम औरतों ने जिनके पास सुपर सोल्जर सीरम तक नहीं है उन्होंने भी उसे काफी आसानी से हरा दिया। यानी अब जॉन को ऐसा लगता है कि उसे सुपर सोल्जर सीरम लेकर कैप्टन अमेरिका बन जाना चाहिए, क्योंकि बिना सुपर पावर्स के वो सुपर हीरो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। यानी कि उस पर प्रेशर मेंटली काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और इसके अलावा रेफरेंस के तौर पर हम देखते हैं बकी को अपने वाइब्रेनियम के हाथ को रीसेट करके घुमाते हुए, जैसे हमने उसे अपने हाथ को मूव करता हुआ कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में भी देखा है। तब जब नताशा उस पर अपनी किसी तरीके की टेक्नोलॉजी की शॉक वेव देती है, जिससे उसका हाथ पूरी तरीके से रीसेट हो जाता है। और इसके अलावा डोरा मिलाजे के लोग कैप की शील्ड को काफी अच्छी तरीके से हैंडल भी करते हैं। वो चीज भी हमें यहाँ पर दिखाई जाती है, जहाँ से जाते वक्त डोरा मिलाजे के लोग वो शील्ड फिर से जॉन वॉकर को दे देते हैं। और उसके बाद जॉन वॉकर रेस्टोरेंट में खड़े अपने दोस्त लेमार के साथ यही डिस्कस करता है कि अगर उन्हें सुपर सोल्जर सीरम दिया जाए तो क्या वो लोग इसे लेंगे या नहीं, जिसके जवाब में लेमार हाँ ही कहता है कि अगर उसे ऐसे किसी सीरम का मौका दिया जाएगा तो वो उसे जरूर लेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में बैटल के दौरान अगर उनके पास भी इस तरीके की सुपर सोल्जर सीरम होती तो वो लोग उस सिचुएशन में कई लोगों को बचा सकते थे, जो अनफॉर्चुनेट उस टाइम पर उन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले लेमार जॉन वॉकर को ये भी बताता है कि वो इतना ज्यादा खास अपने मेडल ऑफ ऑनर के लिए है, जिस बात को जॉन वॉकर पूरी तरीके से नकारते हुए यही कहता है कि उन लोगों ने जो अफगानिस्तान में किया वो कोई मेडल के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी उस काम के लिए उन्हें मेडल मिला है जिसके वो लोग हकदार बिल्कुल भी नहीं थे। और अफगानिस्तान की बैटल यूएस से किस तरीके की थी उसकी हिस्ट्री तो सभी के सामने है, जिसके बारे में मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, जिसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्ली सैम की बहन को कॉल कर उसे धमकी देती है और ये भी कहती है कि उसे मीटिंग सैम के साथ करनी है उसकी बताई गई लोकेशन पर, जहाँ पर सैम बिल्कुल अकेला आना चाहिए। और अगर सैम की बहन ऐसा नहीं करेगी तो वो कहाँ रहती है, उसके कितने बच्चे हैं, वो वहाँ पर आकर अगली मीटिंग उसकी फैमिली के साथ बैठकर कर सकती है। जिसके बाद सैम की बहन उसे कॉल कर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देती है और साथ ही साथ लोकेशन भी, जहाँ पर सैम पहले तो अकेले जाने वाला होता है, लेकिन बकी उसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। जहाँ जाते के साथ उनके बीच थोड़ी बहुत ही बातचीत होती है, क्योंकि इस बातचीत के दौरान शेरॉन सैटेलाइट से जॉन वॉकर पर नजर रख रही थी, जिसकी मूवमेंट उसे मिलती है और वो सीधे सैम को उसकी मूवमेंट की लोकेशन दे देती है कि जॉन अपने दोस्त के साथ किसी जगह पर हमला करने के लिए जा रहा है, यानी कि फ्लैग स्मैशर के किसी कैंप पर, जो कि एक डेफिनेटली ट्रैप है। और सैम इस बात को समझ गया है, जिसके बाद वो बकी को इशारा करता है और बकी सीधे जॉन वॉकर को बचाने के लिए भागता है। जिसके बाद कार्ली और उनके बीच भी थोड़ी बहुत फाइट होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेमार को फ्लैग स्मैशर के लोगों ने किडनैप कर लिया है, यानी कि अलग कर दिया है, ताकि उन्हें मौका जॉन वॉकर को मारने का मिल जाए। जिस दौरान हम जॉन वॉकर को फिर से काफी वीक देखते हैं, जिस वीकनेस के चलते वो अपना डिसीजन बनाता है और सुपर सोल्जर सीरम को पी लेता है। और फिर क्या, वो फ्लैग स्मैशर के लोगों को तोड़ना शुरू करता है, जहां उसे सैम भी ऐसा करते हुए देखता है। और बकी भी वहां पर पहुंच चुका है, जो फ्लैग स्मैशर के कुछ लोगों को मार रहा है। और सैम और जॉन भी ऐसा ही कर रहे हैं। और इसी मुठभेड़ में लेमार ने खुद को छुड़ा लिया है और वो भी वहाँ पर पहुँच रहा है, जहाँ पर अब कार्ली भी पहुँच जाती है। और जैसे ही वो जॉन वॉकर को जान से मारने वाली होती है, तो बीच में लेमार आ जाता है और कार्ली का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और वो अपने सुपर पंच से लेमार को पंच करती है और लेमार सीधे एक पिलर से जाकर टकराता है और वहीं पर गिरकर मर जाता है, जिसकी वजह से सब शॉक में चले जाते हैं। और हाँ, सभी के सभी इस लोकेशन को छोड़कर भाग भी जाते हैं। जिसके बाद सैम और बकी उन लोगों के पीछे भागते हैं और यूएस एजेंट अपने दोस्त की मौत को देखकर पूरी तरीके से पागल हो गया है और वो भी उनमें से एक फ्लैग स्मैशर के लोगों के पीछे दौड़ता है, जो सीधे एक मेन स्ट्रीट पर पहुंच जाता है और उससे यही कहता है कि उसने उसके दोस्त को नहीं मारा। लेकिन जॉन वॉकर इन सभी बातों को ना सुनते हुए कैप की शील्ड से उस शख्स के सर को फोड़ देता है, वो भी सभी के सामने, जिसकी रिकॉर्डिंग लोगों ने कर ली है। और बकी की फाइट के लीक होने से पहले जॉन वॉकर की फाइट शायद सबके सामने लीक हो जाएगी कि इस कैप्टन अमेरिका का असली रूप असल में है कैसा, जो शील्ड को होल्ड करने के लायक का नहीं, जिस शील्ड को हम वहाँ पर काफी खून में लथपथ भी देखते हैं। और हाँ, सैम और बकी भी। इसके अलावा कार्ली भी वहाँ पर भीड़ में खड़ी यूएस एजेंट का वो असली रूप देखती है, जो कि शायद अब वो इस एंड में बन चुका है। लेकिन उसके बाद कुछ डिटेल निकल कर आए उससे पहले ही इस एपिसोड को खत्म कर दिया जाता है, वो भी बिना किसी पोस्ट क्रेडिट सीन के। क्या आगे हमें इसके 5th एपिसोड में क्या देखने मिलेगा, तो और क्या वेट करो इसके 5th एपिसोड का, जिसमें क्या होगा उसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के स्टार्ट में ही दे चुका हूँ। बाकी अब टाइम है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का, जिसे लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर भी। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।